ओके सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड लेसन। अच्छा, बात करेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट की, राइट। ओके सो दिस इज आपके चैप्टर 75 लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, विच इज़ दी आपके लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 294 से लेकर के 300 तक, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली डील्स किया है बेसिकली आपके द प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशन, सूट्स एंड यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में एक आध क्वेश्चन देखे गए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, कि भाई लाइबिलिटीज़ किस तरीके से एंड आपके सेट वगैरह किस तरीके से रहते हैं, है ना, किस पे टैक्स लगता है, किस पे क्या किस तरीके से चीज़ें रहती है, ये हम बता देते हैं आपको आज। ठीक है, ओके। सो जो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन में कौन कौन आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लो। तो सक्सेशन की हम बात करते हैं। तो बेसिकली जितने भी असेट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के पहले के, ठीक है, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, आपके यूनियन एंड आपके जो कोरस्पॉन्डिंग स्टेट रहता है उस टाइम का। तो इसके अलावा जितने भी राइट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया और अ प्रोविंस और एन इंडियन स्टेट वुड नाउ बी द राइट्स, लाइबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाहे वो किसी के भी अंदर आते हों ये राइट्स लाइबिलिटीज़, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगा या फिर जो कोरस्पॉन्डिंग स्टेट है उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एस्चीट, लैप्स एंड जो बोना वंकिया, इसको हम बोलते हैं। सुनना बहुत ध्यान से कि भाई एस्चीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो इंडियन प्रोविंस थे ना, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, अगर उनका कोई जो ओनर है या फिर पर्सन है वो उसकी डेथ हो जाती है विदाउट एनी हेयर, राइट, विदाउट एनी आयर, तो मान लीजिए उसका बेटा नहीं है, उसकी लीनिएज में कोई है नहीं है, परिवार में कोई नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इसी तरीके से लैप्स क्या होता है कि मान लीजिए टर्मिनेट कर दिया उसके राइट्स को कि भाई फेलुअर टू फॉलोइंग द पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, इसलिए आपका ये जो चीज़ है वो लैप्स कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बोना वैकेंटिया, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी फाउंड विदाउट एनी ओनर। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उस पर रजिस्टर्ड नहीं है किसी का, तो वो भी गवर्नमेंट के अंदर चल जाती है, उसी को ये बोलते हैं। सो दीज आर आपके जी आपके किस में आता है, आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनियन में। ठीक है, ओके। याद रखिएगा ये जितने भी केस मैंने बताया ना तीनों आपको, एस्चीट, लैप्स एंड बोना वैकेंटी के, इसमें कोई राइटफुल ओनर नहीं होता, यानी कि कोई क्लेम करने वाला नहीं है, क्लेमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सी वेल्थ की। तो जितनी भी लैंड, मिनरल्स एंड अदर जो जितनी भी चीज़ें हैं वाटर्स ऑफ द ओशन में, वो सब इंडिया में आता है। इंडिया का जो 12 नॉटिकल माइल्स तक एंड 200 नॉटिकल माइल्स तक वाला जो किस्सा है वो हमने कवर किया है अपने जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसके अंदर। पूरा एक एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पर कवर की है, एक बार जाकर के देखना, ये भी इंडिया की असेट में काम आता है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी में कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ कि 44th अमेंडमेंट ने क्या कह दिया था, जिसने अबॉलिश कर दिया था आपका ये वाला कानून, एंड इसको 300A के अंदर क्या बना दिया, आपका राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया। ठीक है, कि भाई अगर सीलिंग लिमिट से ऊपर जाती है कल्टिवेटेड लैंड्स का, है ना, तो उसका बेसिकली क्या किया जा सकता है ना, तो क्या उसकी जब्ती होगी या फिर किस तरीके से। ठीक है, तो लीगैलिटी को देखते हुए यहाँ पर उसका बनाया गया। ठीक है, हम बात करते हैं एक्वाजिशन अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो यानी कि यूनियन स्टेट अगर अक्वायर करेंगी, होल्ड, डिस्पोज है प्रॉपर्टी, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर होता है। फर्दर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और स्टेट एक्सटेंड टू कैरिंग ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस विद इन ऑन एंड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। ठीक है, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अरे ये किस वाले ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 के अंदर, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट किसी को सू करेगी तो वो गवर्नमेंट के नेम एंड सील के अंदर होगा, यानी कि गवर्नमेंट का नाम आएगा। जैसे जैसे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से तो कोई गवर्नमेंट के अपन केस करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है ना। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स आर जो इसमें लीगल एंटिटीज़ होती है, यानी कि ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटीज़, यहाँ तक कि रामलला को भी इसमें मैंने बता रहा हूँ मैं आपको कि उनको भी ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी यहाँ पर बता दी जाती है इन फ्रंट ऑफ द लॉ। भाई सबके जो है एक आइडेंटिटी होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स। यानी कि कुछ भी कहो आप, जैसे कोई भी केसेस होते हैं ना, जैसे कि हमने पढ़ा रखा है आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज़ है, उसके अंदर जैसे केशवानंद वादी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, तो वो इसी कानून के अंदर है। मतलब ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का वाला आर्टिकल कि अब कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मुद्दा है, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहता है कि भाई इस पर कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, कानून इस पर बनाया जाए, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है, तो उसका दिक्कत, तो इसमें दिक्कत क्या आती है फिर कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आज़ादी के पहले थे ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे, वही अभी भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या कानून थे, तो जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को सू करना है अपन को फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स बट नॉट फॉर द टॉर्ट्स
ऑफ दिस सिविल सर्वेंट्स। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो आप सू कर दोगे, लेकिन जो दिक्कतें रॉन्ग कमिटेड बाय द सर्वेंट्स है उसके खिलाफ कैसे करोगे, गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सोवरेन फंक्शन। तो तभी तो दिक्कत आती है आपको, तभी तो यहाँ पर दिक्कत आती है। अब इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है आपका लाइबिलिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहले पार्ट में देखते हैं, रॉन्गफुल वाला बात, टोट्स बाद में हम देखेंगे। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर इसी को एक्सरसाइज किया जाता है। लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर समझ में नहीं आता ना, ठीक है, रिवर्स करो, वापस से देखो एक बार और, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करो, मैसेज करो, ठीक है। इसको और इत्मीनान से देखते हैं कि भाई जिन केसेस में, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में यूनियन और स्टेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे एक्वाजिशन, होल्डिंग, डिस्पोजल वगैरह, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उससे रिलेटेड चीज़ें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 कंडीशंस लगा दी यहाँ पर। वो क्या है कि भाई देर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, है ना। उसके अलावा दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एंड दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अ पर्सन और इन सच अ मैनर, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर डायरेक्ट करे उसको या ऑथोराइज करे उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे, सिंपल है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो इन्हीं के नाम पे होते हैं, तो ये भी उन्हीं के नाम पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी डायरेक्शंस हैं जो भी हमने बात करी, ये मैंडेटरी है सर, मैम, ठीक है। ये आपके डायरेक्टरी या एडवाइजरी नहीं है, ठीक है। तो अगर इनको कंप्लाई नहीं करते तो वो दिक्कत हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, उनको नलीफाई भी कर देंगे, इन्फोर्सिबल नहीं है वो कोई कोर्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो इस तरीके से तो ध्यान इस चीज़ का रखते हैं। एंड सिंपल सी बात है कि जो गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो पर्सनली लाइबल नहीं होते किसी भी रिस्पेक्ट में, वो तो कोई भी नहीं होता, है ना, क्योंकि जो ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर रह करके काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें भाई। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं लाइबिलिटी फॉर दी आपके टोर्ट्स, इसी की हम बात कर रहे थे, इसी की हम बात कर रहे थे। सो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी थी, तो वो अक्वायर कर लेती थी टेरिटरी, फिर सोवरेन बॉडी बन गई, तो वही कंपनी को सुएबल कर दिया फॉर इट्स फंक्शन एज अ ट्रेडर बट नॉट एज अ सोवरेन। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि कंपनी को बाद वो थी भाई कि आप उसको सू कर सकते हो, लेकिन इन्हें जो आपके ट्रेडिंग वाला जो पार्ट था, ट्रेडर वाला पार्ट था, लेकिन नॉट एज अ सोवरेन। ओके ओके। एंड भाई सिंपल है यार, देखिए जिनकी लाठी उसकी भैंस। एंड उस टाइम पे जो इंग्लिश कॉमन लॉ था ना, वो सारा का सारा, चाहे वो कितना जस्ट हो, ड्यू प्रोसेस फॉलो करता हो, रूल ऑफ लॉ फॉलो करता हो, बट इनके लिए तो वो सर्वे सर्वा थे। कौन, इनके जो गवर्नमेंट थे, इनकी जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो फिर देखते नहीं थे जस्टिस और ये सब, इनको नहीं आता वो सब चीज़ें, है ना। तो आप इनके कानून में भी देख सकते हैं सब चीज़ें। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, क्या याद रखना है ये, कि भाई जो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, हम स्यू कर सकते हैं कि फॉर द टॉट्स, ठीक है, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स रॉन्ग करते हैं, सो कमिटेड बाय दी आपके जो ऑफिशियल हैं, है ना, ओनली इन दी एक्सरसाइज ऑफ नॉन सोवरेन फंक्शंस, तभी कर सकते हो, ना कि सोवरेन फंक्शंस करते थे। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस कर दिया, मिलिट्री कंस्ट्रक्टिंग अ मिलिट्री रोड, कमांडरिंग रोड्स, गुड्स फॉर द ड्यूरिंग द वॉर, ये सब चीज़ें तब नहीं कर सकते हो, उन चीज़ को लेकर के यहाँ नहीं होता। तो ये जितने भी सोवरेन एंड नॉन सोवरेन में डिस्टिंक्शन कर रखा है ना, वो प्रोवाइड करती है मिलिट्री टू गवर्नमेंट, कि भाई सोवरेन फंक्शंस तो कम से कम अच्छे से फ्री फ्लो करके काम कर सके भाई, है ना, नहीं तो इनमें भी डर लगता रहेगा उनको। तो इस केस, एक केस हुआ था पीओ स्टीम नेविगेशन केस, इसके अंदर कहा गया था इसके बारे में, कस्तूरीलाल केस। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि भाई देखिए जो फंक्शन आप कर रहे हो ना, तो इस पर थोड़े बहुत तो रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन का करने लगे सोवरेन पावर का, है ना, कि गवर्नमेंट सब एक एकदम सोवरेन नहीं है पूरी तरीके से। अब फिर अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाती है, कोई, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो जाता है, विक्टिम्स है वो सारे, तो उनको कंपनसेशन देने की बात करने लगे, है ना। तो ये होता है जस्टिस। तो ये प्रोवाइड करती है कौन, आपके सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात कही वैसे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सूट्स अगेंस्ट दी आपके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रखी है इनको, कि भाई ऑफिशियल एक्ट्स या पर्सनल एक्ट्स के टाइम पर जो इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं, जैसे ऑफिशियल एक्ट्स के टाइम पर अगर हम बात करें, तो जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है उनको चैलेंज नहीं किया सकता, नहीं सू नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, राइट। ओके, हाउएवर ये जो ऑफिशियल कंडक्ट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कैन बी रिव्यूड बाय दी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एनी अदर बॉडी अथोराइज्ड बाय दी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि भाई जितने भी काम कर रहे हो ना, उनको एटलीस्ट रिव्यू तो कर सकता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ कि भाई अब मान लीजिए इन 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 ऑफिशियल एक्ट्स के थ्रू अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशान पर्सन है, ग्रीव पर्सन है, तो वो ऐप वो प्रोसीडिंग्स चलाएगा, ट्रायल करेगा, केस करेगा, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया पे करेगा, इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पे थोड़ी कर देंगे, है ना, स्टेट पे करते हैं, ना कि गवर्नर पे थोड़ी करते हैं, समझ गए आप। तो ये होता है
क्योंकि भाई काम तो प्रेसिडेंट गवर्नर वही कर रहे हैं ना जो गवर्नमेंट बता रही है उनको, जो स्टेट बता रहा है, इसलिए। अब ये सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जब राष्ट्रपति गवर्नर पढ़े थे, पार्लियामेंट पढ़ा था, जब बताया था मैंने आपको पर्सनल एक्ट्स, तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती प्रेसिडेंट के ऊपर, गवर्नर के ऊपर, व्हेन दे आर इन ऑफिस, ठीक है, चाहे वो पर्सनल एक्ट पे हो। नॉट दे कैन बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट, ना जेल में पकड़ोगे ना कुछ चीज़ें जी। लेकिन ये इम्यूनिटी जो है वो लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ द टर्म ऑफ देयर ऑफिस ओनली एंड डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट। जैसे ही सीट छोड़ेंगे इन पे ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर, लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं कैन स्टार्ट अगेंस्ट देम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस ऑल्सो, ठीक है। एंड कि भाई उनके जो पर्सनल एक्ट है आफ्टर गिविंग द 2 months एडवांस नोटिस, समझ गया आप। तो पर्सनल एक्ट्स में लेकर के हमने क्या करें, क्रिमिनल एंड दूसरी तरफ सिविल साइड। तो सिविल साइड में कर सकते हैं, क्रिमिनल साइड में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एनी इम्यूनिटी तो नहीं दी है मिनिस्टर्स को ऑन देयर ऑफिशियल एक्ट्स, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, सो दे आर नॉट लाइबल इन द कोर्ट्स फॉर दोज एक्ट्स, सिंपल, वही सेम चीज़। मोर ओवर दे आर नॉट लाइबल फॉर देन ऑफिशियल एक्ट्स आर एक्ट डन बाय देम बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन देयर एडवाइस एज द कोर्ट आर डिपेयर्ड। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई एडवाइस दी किनको, राष्ट्रपति को या फिर आपके गवर्नर को, तो ये जो एडवाइस होती है ना, इसको रिव्यू नहीं कर सकते, इसको अगर हम बात करें इंक्वायर नहीं कर सकते इस एडवाइस को लेकर के कि क्या इसकी वैलिडिटी है ना, कि कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहे हैं कि नहीं। हवे ये जो मिनिस्ट्री है डू नॉट एंजॉय द इम्यूनिटी फॉर द पर्सनल एक्ट्स। तो सिंपल सी बात है, पर्सनल एक्ट्स के लिए तो क्यों करेंगे। एंड दे कैन बी स्यूड इन द क्राइम्स एज वेल एज टॉर्ट्स इन दी, जो आपके ऑर्डिनरी कोर्ट से लेकर कॉमन सिटीजन, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को कोई दिक्कत है या फिर इल्ज़ाम लगाने, इल्ज़ाम नहीं मतलब कुछ रियल एक्ट हुआ है उसके खिलाफ जा कर के बात करनी, तो इनको भी सू कर सकते। तो ये था मिनिस्टर, हमने बात कर ली गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की, मिनिस्टर्स की बात कर ली। जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करते हैं तो ये भी भाई इनको भी इम्यूनिटी रहती है फ्रॉम दी एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू द जुडिशियल जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं एंड कैन नॉट बी स्यूड, ठीक है। लेकिन जो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1850 का, लेट्स साउंड दैट कि नो जज और मजिस्ट्रेट, justice of peace, collector, and other person acting just judicially shall be liable can be sued in this any civil court, ठीक है। कि भाई उसने अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम किया है जिसके कारणों को सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ना, तो ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ काम किया तो भाई उनको सू कर सकते हैं आप सिविल कोर्ट। सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जो लीगल लाइबिलिटी से पर्सनल इम्यूनिटी दी जाती है किनको, आपके सिविल सर्वेंट्स को। दिस मीन्स दैट कि जो सिविल सर्वेंट है हु मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी इज नॉट पर्सनली लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज़ द गवर्नमेंट, वो है लाइबल, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बट इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट कंप्लाइंग द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन जो सिविल सर्वेंट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तब पर्सनली लाइबल है वो। तो कितना ज़बरदस्त बात है यहाँ पे, इनके रूल्स फॉलो करो, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, तब हम लाइबल हैं, गवर्नमेंट कहती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर कोई रूल फॉलो नहीं करे तब दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। फर्दर जो सिविल सर्वेंट होते हैं ऑल्सो इंजॉयज द आपकी इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर देयर टॉर्टियस एक्ट, कोई दिक्कत कर देते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। एंड अदर केसेज जो सिविल सर्वेंट्स उनके लाइबिलिटीज़ हैं फ्रॉम टॉर्ट्स एंड इलीगल एक्ट्स इज द सेम एज ऑफ एनी ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑल्सो। तो इनके खिलाफ भी किसी भी तरीके से सिविल प्रोसीडिंग्स वगैरह हुई है ना, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें से आती है नहीं। हाँ देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी ना इनके खिलाफ, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी दे कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम फॉर दी एक्ट्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। इसमें प्रायर परमिशन लगती है किसकी, राष्ट्रपति की और गवर्नर की, वेन एवर इज नेसेसरी, ओके। यहाँ पर देखिए सीपीसी में क्या लिखा था, हालांकि रिप्लेस हो गया। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर आपको कोई केस बेसिकली चलाना है, अक्यूज है वो किसी ऑफेंस के, तो उसकी क्या इम्यूनिटी है, क्या इम्यूनिटी है कि भाई जो कोर्ट है ना वो कोगनाइजेंस नहीं ले सकती विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये था कुल मिलाकर के आपका पूरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि जो कौन कौन से आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो 294 से लेकर के 361 तक हम इसके बारे में देख चुके हैं। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस, ठीक है। जल्द से जल्द आपका ये टॉपिक कंप्लीट हम कर देंगे, खत्म, आपकी बुक ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बस आपको रिवीजन करना है। क्रैश कोर्स का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे भी जा करके देख सकते हैं। यानी कि उसमें मैंने 4.5 से 5 घंटे के अंदर, पौने 5 घंटे के अंदर ही पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी कवर करा दी है, ठीक है। तो आप पहले पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखना है, इस पूरी प्लेलिस्ट देखना, उसके बाद वो देखना, ठीक है। यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड, ओके।
सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय।